हेलो स्टूडेंट्स। हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, हम एक महत्वपूर्ण विषय का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं और वह प्रकरण है छंद। काव्यांग विवेचन हमारी हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विषय है। छंद प्रकरण, छंद विचार, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं छंद। कल की क्लास में हम पढ़ने वाले थे, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण से हमारी ये क्लास नहीं हो पाई थी। हम क्लास नहीं कर पाए थे क्योंकि नेटवर्क का इश्यू हो गया था। तो ओके स्टूडेंट्स, बिना समय व्यतीत किए आज की क्लास हम प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, एग्जाम में 6 अंक का पूछा जाता है। कितने मार्क्स? 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? आपसे पूछेंगे गीतिका छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, या हरिगीतिका छंद के लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपके सिलेबस में 8 छंद है। कितने छंद है? 8 छंद है, और वह 8 छंद आपको याद करके जाने हैं। तो आइए आज की क्लास में हम छंद प्रकरण इस प्रकार से पढ़ेंगे कि हम कभी भूल से भी कोई गलती ना करें और हमारा क्वेश्चन कभी गलत ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा ये जो टॉपिक है इतना इंपॉर्टेंट है कि जैसा आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, केवीएस, नेट, स्लेट, डीएसएसबी, सभी एग्जाम में इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। इन एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं कि एक एग्जाम्पल दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि पहचान करके बताना होता है कि इसमें कौन सा छंद है। ऑप्शन आ जाते हैं गीतिका, हरिगीतिका, कवित्त और सवैया। तो यदि हमें छंद आता है तो पहचान करना बहुत आसान होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए चलते हैं हम आज की हमारी क्लास की ओर, जिसमें हम पढ़ेंगे 6 अंक का हमारा छंद। आप शुरू से लेकर क्लास को दी एंड तक अटेंड करें, ताकि आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन, हर एक सूचना आप तक पहुंचाई जा सके। ओके स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? क्या आप सभी तैयार हैं? तो चलिए हम पढ़ना अब शुरू करते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर बहुत अच्छे से। देखो आप, इसमें इतनी क्लियरिटी होगी। हम जब लैपटॉप से पढ़ते हैं हम नोट्स बना सकते हैं, हमारे सामने सारी चीजें रख सकते हैं और हम बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए आप, छंद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की छद धातु में असुन प्रत्यय लगने से हुई है। ठीक है, आप ध्यान से पूरी क्लास को अटेंड कीजिए, आपका कभी छंद का कोई प्रश्न गलत नहीं होगा, इतना विश्वास मैं आपको दिला सकती हूँ। भले वो कोई भी स्टूडेंट हो, भले कंपटीशन एग्जाम हो या 12th का एग्जाम हो। तो अब देखिए, छंद शब्द संस्कृत की छद धातु में असुन प्रत्यय लगने से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रसन्न करना, बांधना और आच्छादित करना। ओके बच्चों, ना तो 12th क्लास में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि छंद शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, उसकी परिभाषा क्या है, और ना ही किसी कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन हमें सबसे पहले छंद पढ़ने से पहले पता होना चाहिए कि छंद होता क्या है। ठीक है, तो छंद शब्द का अर्थ होता है प्रसन्न करना, बांधना या आच्छादित करना। परिभाषा क्या है आप देख पा रहे हैं, कविता में प्रयुक्त होने वाले वर्ण, मात्रा, यति, गति आदि के संगठन को छंद कहते हैं। कि हम कोई भी कविता लिखते हैं ना, तो उसमें क्या होते हैं, वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनता है। ओके, तो जो कविता में वर्ण प्रयुक्त होते हैं, उन पर जो मात्राएं लगती है, उनमें जो ठहराव होता है, जो गति होती है आदि का जो एक निश्चित संगठन होता है, एक ढांचा होता है, उसी को हम छंद कहते हैं। कैसे कहते हैं ये आगे पता चल जाएगा। छंद में मात्रा, वर्ण, यति यानी ठहराव, गति, गण आदि की एक निश्चित व्यवस्था होती है। देखिए स्टूडेंट, जब आप मैथ्स के सवाल सोल्व करते हैं तो उनके रूल होते हैं ना, 2 पाई आर सूत्र आप देखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप सवाल को हल करते हैं। तो ये जो काव्यांग विवेचन में छंद जो टॉपिक है ना, वो सेम टू सेम मैथ्स के पैटर्न की तरह चलता है, गणित की तरह चलता है। कि जो कविता के अंदर वर्ण, मात्रा, अब आप सोचते होंगे कि मात्राएं की गिन गिन के लगाई जाती है। बिल्कुल, मात्राएं भी गिन गिन के लगाई जाती है। अभी आप भी लगाएंगे, आप भी छंद की पहचान करना और छंद बनाना सीख जाएंगे। चलिए चलते हैं हम आगे। ये जो शब्द आप देख रहे हैं ना, मात्रा, वर्ण, यति, गति, ये सब आप आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, वर्ण किसको कहते हैं? आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को हम वर्ण कहते हैं। तो फिर मौखिक इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब देखिए, ये क्या है बताइए आप सब लोग। ए, ये क्या है? ये वर्ण है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ओके, दूसरा हम देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या है? यह क है, ये व्यंजन है, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, क्योंकि हम इसको लिखकर प्रकट कर रहे हैं, तो लिखित इकाई है, तो इसे हम वर्ण कहते हैं। ठीक है,
तो वर्णों के मुख्यतः दो भेद किए गए हैं, ह्रस्व स्वर जो और दीर्घ, लघु वर्ण और गुरु वर्ण। ठीक है, लघु वर्ण और गुरु वर्ण यानी जो लघु वर्ण होते हैं उनकी एक मात्रा काउंट होगी छंद के अंदर, और जो गुरु वर्ण होते हैं उनकी दो मात्राएं होती है। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि ये लघु वर्ण कौन से होते हैं और गुरु वर्ण कौन से होते हैं। तो हमारे जो मात्राओं की काउंटिंग है, तो एक तो ए, ठीक है, दूसरा कौन सा होता है जिसको आप कहते हो छोटी ई और उ, ये कौन सा है, लघु वर्ण है। ठीक है, ये तीन लघु वर्ण है, और बाकी के जो है आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये सब क्या है, गुरु वर्ण है। आगे बात समझ में कि लघु वर्ण कौन से होते हैं और गुरु वर्ण, यानी छंदों पर जब हम मात्रा की काउंटिंग करेंगे ना, तो ए, ई, उ जिसके अंदर होंगे उसकी एक मात्रा गिनी जाएगी और बाकी सबकी दो मात्राएं गिनी जाएगी। ओके, आगे बात समझ में, इसलिए देखो आप बिल्कुल क्लियर एक एक चीज को आसानी से समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए मात्रा की गणना, किसी वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। ठीक है, किसी वर्ण के उच्चारण में लगने वाले स्वर को मात्रा कहते हैं। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त सुना है ना। अ एक मात्रा का समय, आ तो डबल लगाना ऐसे, तो दो मात्रा का समय, ई और ई तो डबल लग गया उसमें, तो दुगुना समय जिसमें एक मात्रा का समय लगता है वो लघु वर्ण कहलाते हैं, जिसमें एक मात्रा से दुगुना यानी दो मात्राओं का समय लगता है वो गुरु वर्ण कहलाते हैं। और प्लुप्त संस्कृत में माना जाता है, हिंदी में तो आजकल मानते भी नहीं है प्लुप्त, जैसे ओम का उच्चारण करते हो ना आप, ओम तो प्लुप्त है। ठीक है, तो ये मात्राओं के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं, किसी वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को हम मात्रा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ये क है और इसमें आ लगा दिया तो क्या बन गया, आ बन गया, का बन गया। तो बस ऐसे ही मात्राएं लगाई जाती है, क, का, की। आगे इतना समझ में बहुत आसान है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलें आगे की ओर, चलिए अब देखिए, अभी जो मैंने आपको बताया था वही चीज है, एक मात्रा यानी अ, ई, उ। ठीक है, देखो ये ऐसे ध्यान से देख लो, इसको कहते हैं एक मात्रा। आपको छंदों में मात्राएं काउंट करनी है, ये जिसके एक मात्रा लगेगी उसको हम ऐसे व्यक्त करेंगे, उसको अभिव्यक्त ऐसे करेंगे, उसका निशान। जैसे कल शब्द है, क में क्या है देखो आप, ए, और ल में क्या है, तो इसके ऊपर हम जब इसकी काउंटिंग करते हैं ना छंद में, तो ऐसे करते हैं, एक, ये एक, कितनी मात्राएं हो गई, दो हो गई, एक मात्रा कितनी हो गई, दो मात्राएं, क और ल। ठीक है, तो ए, ई, उ की क्या गिनी जाएगी, एक मात्रा गिनी जाएगी। गुरु वर्ण दो मात्रा, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। देखो ये काला, ये क्या है, आ, और ये क्या है, आ, तो इसको क्या कहते हैं, दो मात्रा। ठीक है, गुरु वर्ण, इसको क्या कहते हैं, गुरु वर्ण। तो जब आप छंद में लिखोगे ना, तो यहाँ क्या लिखोगे ऊपर, अब ऐसे दो मात्राएं लगाओगे, ये दो, ये दो, ये कितनी हो गई, चार मात्राएं। कितनी मात्राएं हो गई, चार मात्राएं। ऐसे व्यक्त करना है वहां पर। ठीक है, जिसमें एक मात्रा उस पर ऐसे निशान लिखेंगे, जिसमें दो मात्राएं उसको इस प्रकार से अभिव्यक्त करेंगे। आ गया समझ में। अब देखो कुछ नियम है जो आपको ध्यान रखने हैं कि मात्राओं की काउंटिंग हम करेंगे तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है कि मात्राओं की गणना किस प्रकार से होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अनुस्वार से युक्त होने पर, यहां देखिए आप, अनुस्वार से युक्त होने पर, अनुस्वार तो जानते हैं ना, ये रहा अनुस्वार ऊपर लग रहा है, चंद्र, संयम। अनुस्वार से युक्त होने पर दो मात्राएं गिनी जाएगी, यानी च, च में क्या है बच्चों, ए है ना, और स में क्या है, ए है, यानी एक की एक मात्रा होती है, लेकिन अनुस्वार लग गया तो उसकी कितनी मात्राएं काउंट होंगी, दो मात्राएं काउंट होंगी। कितनी होंगी, दो होंगी। ओके, फिर आगे देखिए, विसर्ग से युक्त होने पर दो मात्राएं, जैसे ये देखो दुख में विसर्ग लग रहा है, प्राय में लग रहा है, तो जिसमें विसर्ग लग रहा है, विसर्ग युक्त होने पर दो मात्राएं काउंट होगी, भले ए ही क्यों ना हो, ई और उ ही क्यों ना हो। आगे बात समझ में। संयुक्त व्यंजन से पूर्व दो मात्राएं लगेगी, संयुक्त व्यंजन से पूर्व, ये देखो स, आधा, त और ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है, तो इस स में कितनी मात्राएं, ए है, लेकिन मात्राएं कितनी मानी जाएगी, दो मानी जाएगी। आगे बात समझ में। ये रूल्स है जो आपको याद रखने, तभी तो आप मात्राओं की काउंटिंग कर पाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, हलंत वर्ण से पूर्व दो मात्राएं, राजन शब्द है। ठीक है, राजन शब्द है ना, हलंत की मात्रा नहीं गिनी जाती है। हलंत यानी आधा है, उसमें स्वर नहीं है, स्वर रहित है, तो हलंत की मात्रा नहीं गिनी जाती है। लेकिन उससे पहले वाले पे, जिसपे हलंत लग रहा है, उससे पहले वाले वर्ण में ए, ई, उ लघु वर्ण होने के बाद भी दो मात्राएं गिनी जाएंगी। आ गई बात समझ में। जैसे राजन है तो जय में ए है ना, लेकिन फिर भी कितनी मात्राएं काउंट होगी, दो, क्योंकि उसके आगे क्या लग रहा है, हलंत,
और हलंत की खुद की मात्रा नहीं गिनी जाएगी क्योंकि उसमें स्वर नहीं है, वह स्वर रहित है। ओके। उसके बाद देखिए, संयुक्त व्यंजन से पूर्व यदि कोई संयुक्त व्यंजन आ रहा है तो उससे पूर्व का लघु वर्ण तभी गुरु माना जाएगा। लघु वर्ण की एक मात्रा होती है और गुरु वर्ण की दो मात्राएं होती है। यानी संयुक्त व्यंजन से पूर्व कोई लघु वर्ण आ रहा है, ए ई उ, तभी गुरु माना जाएगा जब उसे पढ़ने पर जोर पड़े। ठीक है, ये भी नियम हो जाता है छंद में, जब उसे पढ़ने पर जोर देना पड़े छंद में। और सबसे इंपॉर्टेंट नियम, छंद में आवश्यकता होने पर लघु गुरु किया जा सकता है। यानी आवश्यकता पड़ने पर एक वर्ण को लघु गुरु भी किया जा सकता है। आगे बात समझ में। ये तो रूल्स है कि मात्राओं की गणना किस किस प्रकार से होगी। अब जो आपने वहां पर मात्रा देखा था, एक शब्द देखा था गण। अब ये गण क्या है? तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं। कितने? तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं। और छंद विचार में गण कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने गण होते हैं स्टूडेंट्स? 8 गण होते हैं। ठीक है। अब ये गण कहाँ काम आएंगे? जब वर्णिक छंद की काउंटिंग करेंगे ना, वर्णिक छंद, मात्रिक और वर्णिक दो छंद होते हैं, वहां गण काम आते हैं। वर्णिक छंद जहां वर्णों की गणना होती है, वर्णिक छंद यानी जहां वर्णों की गणना होती है, और मात्रिक छंद जहां मात्राओं की गणना होती है। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। तो देखो ये गण कितने होते हैं? 8 गण कितने होते हैं? 8। और सबसे पहले ये सूत्र दे रखा है, इस सूत्र से हम आठों गण याद रख सकते हैं। देखो, ये माता राजभानसा लगा, यमाता राजभानसा लगा, यमाता राजभान सलगा। ठीक है। कैसे? अब ये सोच रहे होगे ये क्या लिखा हुआ है, इससे कैसे काउंटिंग करें? तो तीन तीन, मैंने क्या कहा था? तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं। तो देखिए अभी इसमें सबसे पहले देखिए, देखो ये माता, पहला तीन का समूह हो गया यमाता। तो देखो ये में क्या है, पहले इसको मिटाती हूं मैं, बहुत ध्यान से समझना है आपको यहाँ पे। ठीक है, देखो ये देखना, यमाता तीन वर्णों का समूह हो गया, एक है ये, माँ और ता, तो तीन का समूह हो गया। मैंने क्या कहा? तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं। बच्चों बहुत ध्यान से समझना है, आपको भूलना कभी भी नहीं है। तो तीन वर्ण हो गए। अब देखो ये में कितनी है? ए है या आ है? ए है ना, तो ये लो एक मात्रा हो गई। कितनी हो गई? एक। माँ में कितनी है? दो। कितनी है? दो। त में कितनी है? दो हो गई। तो ये कितना हो गया? 5। यमाता, तो पहला पहला गण कौन सा बन गया? यमाता। पहले गण को हम क्या कहेंगे? आगे देखने लिखा हुआ मिलेगा यमाता। ठीक है। अब ऐसा शब्द आप कोई बनाइए, सतारा, सतारा, सतारा बन गया। तो सतारा में क्या है? यमाता गण है। ठीक है, यगण, इसको पहला जो इसका वर्ण होता है ना, उसी से इसका नाम पड़ जाता है यगण। इसको क्या कहते हैं? पहले गण को यगण। अब देखो दूसरा गण देखते हैं, दूसरा है मगण। यानी अब पहले अक्षर को छोड़ देंगे, अगले तीन लेंगे। मातारा हो गए, मातारा। अब इसमें कितनी है? मा में दो मात्रा, ता में दो मात्रा और रा में भी दो मात्रा, तो ये कितनी हो गई? 6 मात्राएं। तो दूसरे गण का क्या नाम हो गया? मातारा यानी मगण। तीसरे का क्या हो गया? तगण, ताराज। क्या हो गया? ताराज, दो मात्रा, ता, रा और ज, 5 मात्राएं होगी। अगला गण क्या हो गया? राजभा, 3 का गण हो गया। फिर अगला क्या हो गया? भानस, फिर न स ल, स ल गा। इस प्रकार से इसी सूत्र में से कितने गण निकले? 8। अब देखो एक एक को, ये सूत्र याद रखना, आपको लिख लेना आप। ये लो आठों गण आ गए एक साथ। पहले यमाता, य, मा और ता हो गया। ये से क्या बन गया? ये गण। ये देखो एक मात्रा, य, माता, मा में दो, ता में दो, तो एक दो दो। ऐसा ही शब्द, ये उदाहरण एग्जाम्पल दिया मैंने आगे कि कैसे दो बन जाती है। तो भवानी शब्द बन गया, तो भवानी में कितनी मात्राएं हैं? 5। ठीक है, गण कौन सा है इसमें? यमाता। बहुत इजी है। ऐसे ही शब्द, ये शब्द एग्जाम्पल के लिए आप दूसरे भी बना सकते हैं, इसकी जगह दूसरा भी बना सकते हैं। ठीक है। अब देखिए अगला है मगण, दो दो दो, क्योंकि माँ, ता और रा है, तो ऐसा ही मैंने शब्द बना दिया एक जामाता। फिर अगला देखिए, अगला क्या है? तगण, ताराज, ताराज है ना, दो दो और एक, दो दो और एक, तो इससे मैंने क्या शब्द बना दिया? नाराज। ठीक है। अगला देखिए रगण, तो रगण में क्या होता है? राजभा, राजभान सा लगा, राजभा, तो रा में दो, जब में एक, भा में दो, तो कितना हो गया? राजभा। ऐसा ही मैंने शब्द बना दिया एग्जाम्पल के लिए, क्या? लालसा। फिर अगला देखिए जगण, जबान, देखो जबान हो गया, जबान, एक मात्रा, दो मात्रा और ये 3 मात्रा। ठीक है, इसे मैंने शब्द क्या बन दिया? कमाल।
आप दूसरा भी बना सकते हो, धमाल। ठीक है, कोई भी शब्द। फिर अगला क्या है, भगण। भगण, राजभान से लगा, तो भानस क्या बन गया, भानस। दो, भा में दो, न में एक, स में एक, तो दो एक एक, पांच मात्रा है, मानस। ऐसा ही शब्द बना दिया मैंने। आप दूसरा भी बना सकते हैं कोई। फिर देख लिया अगला क्या है, नगण। इसको क्या कहते हैं, राजभान सलगा, न स ल, तो एक 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 एक, तीन, और इससे मैंने शब्द बना दिया कमल, अमल। कुछ भी बना सकते हो आप। और लास्ट है सलगा। ठीक है, सलगा, तो सगण हो गया इससे। तो इसमें कितना हो गया, सलगा, एक एक और दो, तो शब्द क्या बना दिया, कमला। आगे बात समझ में बच्चों। तो ये होते हैं गण। क्या होते हैं, गण होते हैं। आ गया समझ में। चले आगे की ओर। अब ये गण कहाँ काम आएंगे, आप आगे जब वर्णिक छंद पढ़ोगे ना, तो उसमें काउंटिंग में काम आएंगे। ठीक है, चले। मात्राएं और गण, दो चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए चरण, ये शब्द ना बार बार जब हम पढ़ेंगे ना छंद तो काम में आएंगे। छंद जब पढ़ेंगे तो सामान्यतः छंद में चार पंक्तियां होती है। कितनी पंक्तियां होती है, चार, जिनको चरण कहा जाता है। कितनी पंक्तियां होती है, चार, जिनको चार चरण कहा जाता है। फिर देखिए यति शब्द आया था ना, यति, गति। यति का मतलब होता है ठहरना, यानी छंद का पाठन करते समय प्रत्येक चरण के अंत में आने वाला विराम यति कहलाता है। यानी हम लगातार ऐसे रावलपिंडी एक्सप्रेस की तरह थोड़ी बोलते जाएंगे, कहीं विराम भी तो लेंगे, ठहराव लेंगे, तो वही ठहराव या विराम क्या कहलाता है, यति कहलाता है। अगला है गति। छंद को पढ़ने की लय ही गति कहलाती है। ठीक है, छंद को जिस गति से पढ़ते, जिस लय से पढ़ते हैं, वह क्या कहलाती है, गति कहलाती है। बहुत दिनों बाद हम लैपटॉप से पढ़ा रहे हैं। कुछ जो टॉपिक होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट और ऐसे होते हैं कि उनको लैपटॉप से ही पढ़ाया जाता है, तो हमारी जो है कर्सर बहुत टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, पर आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला है तुक। छंद के चरणों के अंत में ध्वनि की समानता तुक कहलाती है। छंद के चरण होते हैं, उनके अंत में जो ध्वनि की समानता होती है वो तुक कहलाती है। कैसे, उदो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, पागी लागी। तो आ रहा है ऐसे। आप मीरा को देखो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो। तो तुकबंदी हो रही है, ध्वनि की समानता हो रही है, वही क्या होती है, तुक होती है। तो बच्चों यहां तक समझ में आ गया। चले हम आगे की ओर, चलिए आगे देखिए। देखिए अब छंद के प्रकार, मैंने कहा था ना, एक होता है गण और एक होती है मात्राएं। देखिए दो प्रकार के मुख्यतः छंद माने गए, दो प्रकार के। एक होता है मात्रिक छंद, नाम से पता चल रहा है मात्रा, जिस छंद में मात्राओं की संख्या निश्चित तथा नियमित होती है। निश्चित तो होती है, नियमित भी होती है। यूं नहीं एक जगह दो आ गई, चार आ गई, एक आ गई, नहीं। जिस छंद में मात्राओं की संख्या निश्चित तथा नियमित होती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। अब देखिए आपके सिलेबस में जो 8 छंद है ना बच्चों, मैंने वही नाम लिखे हैं। आपके सिलेबस में 8 छंद है, जिसमें से 4 मात्रिक छंद है और 4 वर्णिक छंद है। तो 4 मात्रिक छंद हम कौन कौन से पढ़ेंगे, गीतिका छंद, हरि गीतिका छंद, छप्पय और कुंडलियां। ये जो 4 छंद है ये मात्रिक छंद है, जिसमें आपको मात्राओं की काउंटिंग करनी है। फिर जो 4 छंद है वो आपके वर्णिक छंद है, जिस छंद में वर्णों की संख्या निश्चित होती है। जिस छंद में देखिए वर्णों की संख्या निश्चित तथा नियमित होती है, ठीक है, उसे हम वर्णिक छंद कहते हैं। आपके सिलेबस में 4 ही वर्णिक छंद भी है, द्रुत विलंबित, वंशस्थ, कवित और सवैया। कौन कौन से है, एक है द्रुत विलंबित, एक है वंशस्थ, कवित और सवैया। ये 4 क्या है आपके, ये 4 आपके छंद हैं वर्णिक। अगली बात समझ में। तो हम कितने पढ़ेंगे, यही 8 छंद हम पढ़ेंगे। 4 वर्णिक है और 4 मात्रिक है। मात्रिक में मात्राओं की गणना होती है और वर्णिक में वर्णों की गणना होती है। ठीक है बच्चों, वैसे तो मुझे लगता है कि आपको सब समझ में बहुत अच्छे से आ रहा है, क्योंकि मैंने पढ़ाया भी आपको इसी टाइप से है। लेकिन फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है चैट में कमेंट्स कर दें, या फिर व्हाट्सएप पे हमारा जो ग्रुप है उसमें भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। और जो बहुत सारे बच्चे मुझे ना ये पूछते हैं कि मैडम हम आपकी क्लास कब होती है, हमें पता नहीं है। आपको कितनी बार कह कर रखा है कि आप चैनल सब्सक्राइब करो, तो आपके पास अपने आप नोटिफिकेशन आएगा क्लास होते ही। कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से क्लास जो है आगे पीछे हो जाती है, तो आप चैनल सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपके पास अपने आप नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। और मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसका लिंक मैंने अपनी क्लास के नीचे, हर क्लास के नीचे दे रखा है। मेरी 12th क्लास के 2 ग्रुप हैं, एक है ऑनलाइन ग्रुप और एक का नाम है हमारी भूमिका ऑनलाइन ग्रुप। तो एक ग्रुप में कंप्लीट सदस्यों की संख्या पूरी हो गई, इसलिए मैंने दूसरा ग्रुप बनाया है। तो जिसमें जगह है आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं।
ठीक है। इस ग्रुप के कारण आपको इंपॉर्टेंट कोई जो सूचना होती है, कोई नोट्स होते हैं वो मिल जाते हैं। बाकी तो इस क्लास में वैसे बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं और एग्जाम के समय जो इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे वो उसके माध्यम से आप तक पहुंच जाएं इसलिए। लेकिन आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो ही आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चले हम आगे की ओर। हमको छंद पढ़ने और हमें 6 में से 6 अंक भी लाने हैं। ठीक है, ये देखिए सबसे पहला है गीतिका छंद। ध्यान से देखिए, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा गीतिका छंद के लक्षण तथा उदाहरण। गीतिका छंद के लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। एग्जाम में या तो ऐसे पूछा जाएगा या आपसे पूछा जाएगा गीतिका छंद की परिभाषा उदाहरण सहित, या गीतिका छंद को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो सेम टू सेम आपको इसी प्रकार से लिखना है, आपको समझना है, याद करना है। तो सबसे पहले देखो आप गीतिका छंद मात्रिक सम छंद है। देखो छंद भी सम और विषम होते हैं और अर्ध सम होते हैं, ध्यान से समझ लीजिए। सम विषम और अर्ध सम का मतलब होता है, सम का मतलब जिसके चारों चरण समान होते हैं, सब जगह बराबर बराबर मात्राएं होती है। ठीक है। अर्ध सम का मतलब क्या होता है, जैसे दोहा छंद है, 11 13 11 चार चरण होते हैं, दो में 11 11 मात्राएं होती है, दो में 13 13, तो अर्ध सम हो गया। और एक होता है विषम, यानी सब में ही अलग अलग होती है, किसी में 11 13 12 ऐसे अलग अलग। आगे समझ में, जो चार चरण होते हैं चारों चरण में एक जैसी मात्राएं आती है बराबर बराबर, तो सममात्रिक है। यदि दो चरण में अलग है, दो चरण में अलग है तो अर्ध सम है, और चारों में ही अलग अलग है तो क्या है, विषम छंद है। आगे बात समझ में। तो सबसे पहले देखिए गीतिका छंद। तो गीतिका क्या है बच्चों, मात्रिक सम छंद है। गीतिका क्या है, मात्रिक छंद है और सम छंद है। प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है। कितनी होती है, 26 मात्राएं होती है। तथा आगे देखिए 14 और 12 मात्राओं पर यति होती है। यति का मतलब मैं बता चुकी हूँ पहले, बताइए कमेंट्स करके यति शब्द का क्या अर्थ होता है, अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा है, बताइए। यति शब्द का, यह शब्द हर छंद के अंदर आएगा, बताइए आप। यति, गति, मात्रा। यति शब्द का क्या अर्थ होता है, ठहराव। यानी 14 और 12 मात्राओं के बाद क्या होता है, ठहराव। तो कितनी हुई टोटल संख्या ही गिनो, 12 दूनी 24 और 2 26 हो गई, 26 मात्राएं। 12 और 14 मिलाकर कितनी हुई, 26। तो गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, 26 मात्राएं होती है। और चरण के अंत में क्या होते हैं, लघु गुरु। अब ये लघु गुरु क्या होता है, ये तो आपको पता है ना, लघु वर्ण और गुरु वर्ण कैसे, अभी देखना बहुत अच्छे से हमें एग्जाम्पल से समझ रहा है ये तो। अब आप कहोगे मैडम परिभाषा क्या है, तो ये जो लक्षण है यही इसकी परिभाषा है। आपसे ध्यान से सुन लेना, एग्जाम में यदि ये प्रश्न आता है गीतिका छंद की परिभाषा सोदाहरण स्पष्ट कीजिए, तो आप क्या लिखेंगे, गीतिका छंद की परिभाषा, ऐसे लिख के उसके बाद में आगे ये चीज लिखनी है। कौन सी, गीतिका मात्रिक समछंद है, इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है तथा 14 और 12 मात्राओं पर यति होती है। चरण के अंत में लघु गुरु होता है। और यदि आपसे प्रश्न पूछे गीतिका छंद के लक्षण, तो आप हेडिंग क्या डाल देंगे, गीतिका छंद के लक्षण 1 2 3 4 निम्नलिखित है। गीतिका छंद के लक्षण निम्नलिखित है, 1 2 3 4 ऐसे लिख देंगे। बस कान पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है या ऐसे, वो जैसे पकड़वाना चाहता है वैसे पकड़ना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए आपको समझना है, बिल्कुल गणित के फैक्ट्स की तरह है। मैंने क्या कहा, 26 मात्राएं होती है। ठीक है। अब चार चरण पढ़िए ध्यान से। हे प्रभो आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। मात्राएं गिनो, अब देखो मैंने लगा रखी है मात्राएं आपके लिए। देखिए हे, एक ही मात्रा कितनी काउंट होगी, 2। प में कितनी मात्राएं हैं, 1। भ में कितनी मात्राएं हैं, 2। आ 2। न, न है ना, एक है ना, पर मैंने 2 क्यों लगा रखी है, मैंने कहा था ना जहां संयुक्त व्यंजन होगा तो उसके पहले वाले पे कितनी काउंट होंगी, 2 काउंट होंगी। आगे समझ में, तो कितनी काउंट होंगी, न की 2, फिर द तो 1, फिर दा तो 2, फिर ता तो 2। यहां तक हो गया, ये यहां तक देखना। ठीक है। अब गिन लो कितनी हुई, 2 और 1 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 होगी। मैंने क्या कहा था, 14 मात्राओं पर क्या होती है, यति। ये देखो अल्प विराम, ठीक है, कोमा जिसको आप कहते हैं, ठहराव आ गया, यति आ गई। फिर देखिए ज्ञा में कितनी मात्राएं, 2, न में 1, है में 1, में 1 और को में 2, द में 2, दी, ज में छोटी की मात्रा 1 और ए में 2। अब कितनी हुई टोटल, 1 1 2 3 4 5 6 7, 2 इधर रह गई, 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गई 12। तो ये देखो 12 के बाद फिर से ठहराव है, हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ तक ये देखिए
और टोटल मात्राएं कितनी हो गई यहाँ पे आप देखिए 26। हुई कि नहीं हुई? 26 मात्राएं हो गई ना। 14 मात्राएं इधर हो गई, 12 मात्राएं इधर हो गई, टोटल मिलाकर कितनी हो गई? 26। ऐसे आप सब में गिन लीजिए, आपको 26 26 ही मिलेंगी। आप सब में गिनेंगे आपको सब में 26 26 मात्राएं ही मिलेंगी। ओके स्टूडेंट्स, आ गया समझ में? तो ये हमारा कौन सा छंद है? ये हमारा गीतिका छंद है। ओके, अगला देखें, गीतिका छंद आ गया समझ में? तो चलिए दूसरा छंद देखते हैं अब हम। देखिए हरि गीतिका, थोड़ा सा अंतर है दोनों में। उसमें कितनी मात्राएं थी? 26। इसमें कितनी मात्राएं हैं? 28। दो मात्राओं के का अंतर है। ठीक है, कितनी मात्राओं का अंतर है? हरि गीतिका, हरि गीतिका में हरि शब्द और जोड़ते ही क्या बन जाता है? हरि गीतिका। ठीक है, जितना मात्राओं का अंतर है। तो देखिए हरि गीतिका छंद, यह है मात्रिक समछंद है। यह भी कैसा है? मात्रिक समछंद है। ठीक है, चलो देखते हैं। हरि गीतिका मात्रिक समछंद है। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है। उसमें कितनी होती थी? 26। और इसमें कितनी है? 28। उसमें 14 12 मात्राओं पर यति थी और इसमें कितनी पर है? 16 12 मात्राओं पर यति हो रही है। ठीक है, चरण के अंत में क्या होते हैं? लघु और गुरु होते हैं। ये दिखा दूंगी मैं, लघु गुरु यानी चरण के हर चरण के अंत में पहले लघु मात्रा आएगी, उसके बाद गुरु मात्रा आएगी। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, गीतिका के आरंभ में दो मात्राएं जोड़ने पर हरि गीतिका छंद बन जाता है। यानी गीतिका छंद से सिर्फ दो मात्राएं और जोड़ने से क्या बन जाता है? हरि गीतिका, जो मैं आपको बता चुकी हूँ अभी। ध्यान से देख लीजिए, लक्षण या परिभाषा कुछ भी पूछे तो आपको यही लिखना है कि हरि गीतिका छंद मात्रिक समछंद है। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है, 16 12 मात्राओं पर यति होती है, चरण के अंत में लघु गुरु होते हैं, गीतिका के आरंभ में दो मात्राएं जोड़ने पर हरि गीतिका छंद बन जाता है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, सबसे पहले ये देखो अंत में लघु गुरु होते हैं। मैंने कहा था ना, ये लघु है, ये गुरु है। अब देखो ये देखो, लघु अ और गुरु मात्रा, लघु गुरु लघु गुरु लघु गुरु, सबके अंत में क्या आ रहा है? लघु गुरु है। अब देखो, संसार की समर स्थली में वीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो, जीते हुए भी मृतक सम रहकर न केवल दिन भरो, वर वीर बनकर आप अपने विघ्न बाधाएं हरो। चलो मात्राएं गिन लेते हैं। मैंने कहा था अनुस्वार की दो मात्राएं काउंट होती है, तो दो हो गई। सा में दो मात्राएं हैं, र में एक है, तो कितनी है? देखो लगा दी। क में दो मात्राएं, फिर समर स्थली स म र, तीनों में एक एक मात्राएं हैं। अब ये संयुक्त व्यंजन आ गया तो इसकी दो मात्राएं काउंट हो जाएंगी और अगले की भी दो मात्राएं काउंट हो जाएंगी। फिर में देखिए दो मात्राएं हैं, फिर ये जो है ना, में दो मात्राएं हैं, व में दो मात्राएं, र में एक, ता में दो। ठीक है, फिर ध में दो, र में एक, ण में एक, फिर क में एक और इसमें दो। तो यहाँ हमने वो है यति का निशान नहीं लगाया है, यहाँ लगाना है हमको। ठीक है, कितनी हुई यहाँ तक? ये 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, देखिए 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 हो गई। ठीक है, फिर देखिए 2 और 1 3 4, 2 और 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो हो गया क्लियर कि जो गीति का छंद होता है उसमें 14 और 12 मात्राओं पर यति होती है, और जो हरि गीति का छंद होता है उसमें 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। तो यहाँ तक 16 मात्राएं हैं, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आगे की कितनी है? 12 मात्राएं। इसी प्रकार से आपको इन सब में मात्राएं काउंट करोगे तो इतनी ही मिलेंगी। कितनी कितनी मिलेंगी? 16 और 12। तो टोटल कितनी हो गई? 28 मात्राएं। तो आगे बात समझ में कि हरि गीति का छंद कहाँ होता है और गीति का छंद कहाँ होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हमको वहां पर मात्राएं लगानी है एग्जाम में। ठीक है, तो देखो बच्चों, मात्राएं ये जो ऊपर मैंने लगा के दिखाई है, आप यहाँ पर ऐसे लगा के दिखाते हो तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, नहीं लगाते हो तो आपकी मर्जी है। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम 4 पंक्तियां लिखें कि 2 लिखें। मेरा तो ये मानना है कि 4 लिखनी चाहिए, लेकिन यदि आपसे नहीं याद होती है, आपकी मजबूरी है, तो आप 2 लिख सकते हैं। नहीं तो कम से कम हमको छंद में 4 पंक्तियां तो लिखनी चाहिए
और ऊपर मात्रा भी लगाकर दिखानी चाहिए। यदि नहीं आ रही है तो ऐसे लिख दीजिए, नहीं तो मात्रा लगानी चाहिए। वैसे आप लगा सकते हैं। इतने अच्छे से मैंने आपको पहचान करना सिखाया एक एक चीज को। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि हमारी क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। हमने कह रखा है ना कि आधा आधा घंटे की ही क्लास होगी, तो हमारा आधा घंटा जो है वह कंप्लीट हो चुका है। अब यदि हम पूरे छंद पढ़ते हैं, कितने और बाकी हैं? छह। छह पढ़ेंगे तो हमें आधा घंटा और लगेगा, तो 1 घंटे की क्लास बहुत बड़ी हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। और आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ने में ध्यान लगाइए, क्योंकि ये जो है कोरोना के कारण आप घर में रह रहे हैं, लेकिन एग्जाम तो जरूर होंगे। इसलिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, अध्ययन करें। इन्हीं भावनाओं के साथ कल फिर मिलते हैं आगे के अध्ययन के लिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।